अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो जो पहला चैप्टर हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बता दी थी, तो उसकी जितनी स्लाइड्स थी वो मैंने आपको वहाँ तक बता दिया था। हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे मार्केटिंग चैनल्स के हवाले से, हमने कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और साथ हमने जो है ना वो डिस्कस किया था इसके साथ कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस चैनल हम डिस्कस किए थे हमने डिटेल से। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग चैनल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सप्लाई चेन जो थी, सप्लाई चेन होती है कि आपकी जब प्रोडक्ट्स बनती हैं आपकी, तो वो बनने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस सारे के सारे सिस्टम को हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं। जैसे चीज़ जो है वो अब बन रही है, या गंदम की हम लोग बात करते हैं, आटा, आटे की रोटी आप लोग खाते हो, तो वो चीज़ सबसे पहले किसान जो है, किसान गंदम की बुआई करता है, सारा उसको हार्वेस्ट करता है। तो किसान की बुवाई से लेके उसके बाद चीज़ जब हो जाती है, किसान तैयार होने के बाद उसको ले जाता है फ्लोर मिल में, ले जाता है फ्लोर मिल से। जब आटा बनता है, पैक होता है, पैक होने के बाद होलसेलर्स के पास आता है, होलसेलर्स के बाद फिर आगे रिटेलर्स के पास आता है, और रिटेलर से फिर आगे जो है ये जाता है एंड कंज्यूमर तक, यानी आप लोग घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, आप लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे जाके अगले अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। मार्केटिंग इन्वायरमेंट से मुराद की आपकी मार्केटिंग के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम एज ए होल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें आपके कस्टमर, प्रमोशंस, कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट यानी स्टेट जो है, क्योंकि वो भी आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करती है। स्टेट, आपके जो है ना वो दूसरी किस्म के फलाही इदारे जिनका ताल्लुक है आपके साथ, ये सारी की सारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। आपकी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, मार्केट के प्राइसेस वगैरह के क्या चीज़ें सारी की सारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आती हैं। ये हम थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जाके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन से मुराद जो चीज़ आप बना रहे हैं, अगर कोई और बिजनेस भी वही चीज़ बना रहा है तो आपके कंपटीशन में आएगा। अच्छा, कंपटीशन में इसके अलावा चीज़ें भी आती हैं। अगर आप बर्गर बना रहे हो तो बर्गर का कंपटीशन में सिर्फ यानी मद्दे मुकाबले सिर्फ बर्गर वाला नहीं आएगा, बर्गर के कंपटीशन में पिज़्ज़ा वाला भी आएगा, ठीक है। दाल रोटी बना जो बेच रहा है वो भी आएगा, क्यों? क्योंकि बर्गर भूख मिटा रहा है, भूख पिज़्ज़ा भी मिटा रहा है, ठीक है। इसके ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 रुपये, मैं कहता हूँ यार चलो इसके ना कोई कहीं स्पेंड करके आते हैं, मैं मकसद मेरा टाइम पास करना है, मैं वो बर्गर खा के भी टाइम पास कर सकता हूँ, मैं मूवी देख के भी टाइम पास कर सकता हूँ। तो इस तरह तो एक सैनमे वाला और एक जो बर्गर बनाने वाला या फास्ट फूड बनाने वाले जो हैं, वो भी आपस में कंपटीशन ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके। अच्छा, अब ये है कुछ मार्केटिंग रियलिटीज़ कि आपके बिजनेस इवॉल्व हो रहा है। बिजनेस इवॉल्व हो किस किस वजह से हो रहा है? वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन यहाँ पे तीन चार बताई गई हैं, और उस इवॉल्व होने की वजह से कंपनीज को कंपनीज में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू मार्क कंपनी कैपेबिलिटीज़ में वो चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिजनेस इवॉल्व कैसे हो रहा है कि आपकी आईटी बहुत इवॉल्व कर रही है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, आपकी मशीनरी है, आपके डिफरेंट जो है ना उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सर्जिकल एडवांसमेंट है, आपकी मेडिकल एडवांसमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। आपकी जो पहले अगर आप देखते हैं जब वो किसी भट्टे पे जब ईंटें बनती थी, तो लोग अभी भी कुछ जगह पे हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में मैन वो हाथ से उसको मट्टी को गूंथते हैं, और मट्टी को गूंथने के बाद जो है ना वो उसको करते हैं, उसका ईंट बनाते हैं, कच्ची ईंट बनाते हैं। दूसरे एंड पे क्या है, मशीनें अब मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, खुद मिक्स करके उसको निकाल के अब है उसको वो कच्ची ईंट तैयार करते हैं, उसको डायरेक्टली बाद में भट्टे में ले जाया जाएगा। अब एक एक ऐसा ईंटों का भट्टा जहाँ पे चीज़ें मैनुअली बन रही हैं, वहाँ पे हो सकता है 1 घंटे के अंदर एक बंदा जो है ना वो 20 ईंटें बना रहा हो मिसाल के तौर पे, या 30 ईंटें बना रहा हो मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मशीन में, मशीन हो सकता है 1 घंटे के अंदर जो वहाँ पे 200 ईंट्स बना दे, 200 ईंटें बना दे, ईंट्स कह रहा हूँ सॉरी, 200 ईंटें बना दे। तो अब वो जो है उसमें जब ज़्यादा फिर अब जो एफिशिएंसी किसके अंदर हुई, मशीनों के अंदर, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई। कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन किस लिए ज़्यादा है, आपका मीडिया बहुत आपका जो है ना वो अब वो बहुत एक्सपैंड कर गया। आपको सोशल मीडिया देख लें, आपकी फेसबुक आप लोग सब लोग सारा दिन यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, आप लोग डिफरेंट किस्म के एड्स देखते हैं वहाँ पे, आप डिफरेंट सर्वेज देखते हैं वहाँ पे,
आपकी इंटरनेट में और भी वेबसाइट्स आ जाती हैं, आपके येलो पेजेस, वाइट पेजेस, वो आगे जाके डिटेल से जब जब प्रमोशन कहीं पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे येलो पेजेस क्या होते हैं, वाइट पेजेस क्या होते हैं। आपको डिफरेंट किस्म के मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, आपको ईमेल्स आती हैं डिफरेंट किस्म की, जिसकी वजह से कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया। कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब जो है ना सबको पता है कि मैंने अगर मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो मुझे कुछ ना कुछ बेहतर देना पड़ेगा। ठीक है, लोग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से कम जब, लेकिन अगर हमने कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई इंटरनेट की वजह से, और बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप आराम से, पहले था कि अगर यहाँ पे कोई करियाने वाला, तो करियाने वाला का कंपटीशन सिर्फ करियाने वाला था, लेकिन अब क्या है कि आपने ग्रोसरी की कोई चीज़ें परचेज करनी है, कोई कपड़े परचेज करने हैं आपने गारमेंट्स में, तो आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आप चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के किसी कोने से जो है ना वो चीज़ आप तक डिलीवर हो जाएगी विद इन 2 और 3 डेज। ठीक है, ये कुछ मेजर 4 फोर्सेज हैं। इसकी वजह से कंपनीज के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, कंपनी को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्या भाई क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे कंपेटिटर क्या कर रहा है, मेरा कस्टमर क्या कर रहा है। ठीक है, नए ट्रेंड क्या है, मीडिया पे क्या चल रहा है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन इंक्रीज करती है ताकि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड रहे। ठीक है, जैसे मैंने रिलेशनशिप राह के अंदर आपको बताया था कि उसमें रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा काम होता है। डिफरेंशिएटेड गुड्स, हर बंदा चाहता है कि मैं बाकी से मुनफरिद रहूं, मुनफरिद रहूंगा तो तभी तो मुझे जो है ना वो आगे मिलेगा, जाके कस्टमर मिलेगा ना। अगर मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जो दूसरा बंदा भी वो चीज़ बना रहा है, मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना इसका मतलब है कि जी जो मेरा कस्टमर है वो कल को उसके दूसरे बंदे के पास भी जा सकता है। मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहे, इसलिए इसके लिए मुझे अपनी जो है चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएशन लेके आनी पड़ेगी मुझे। ठीक है। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग? मार्केटिंग बेसिकली जिम्मेदारी किसकी है? मार्केटिंग की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ आपके मार्केटिंग के हेड की नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो जवाबदेह ज़रूर है, लेकिन काम तो सबने मिलकर करना है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहे वो सेल्स के लोग हैं, चाहे वो प्रमोशंस के लोग हैं, चाहे प्रमोशन में रात जो एडवर्टीजमेंट वगैरह को देखते हैं, चाहे वो बिलबोर्ड की है, टीवी की है। सेल्स में जो चीज़ों को सेल करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, चीज़ें डिलीवर करते हैं, डिलीवरी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स में का साथ टच होता है उसके अंदर। ठीक है, फीडबैक का, कंप्लेंट्स होती हैं, आपको कोई कंप्लेन करनी है आपने, कंप्लेंट्स आप लोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी जिसका है। अल्टीमेटली पूरा अदारा है, क्योंकि जब तक अच्छी चीज़ बनेगी नहीं तो जो प्रमोशन वाला क्लेम कर रहा है वो कैसे होगा। ठीक है, जो चीज़ आप अच्छी चीज़ प्रोडक्शन वाले बनाएंगे तभी तो मार्केटिंग वाले उसको करेंगे, जाके आगे अच्छे तरीके से उसको प्रमोट कर सकेंगे और वो चीज़ डिलीवर कर सकेंगे। और इस तरह जितने भी पूरा का पूरा अदारा है, पूरा का अदारा ही आपकी मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबल है। अब जो जो उसका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, होलिस्टिक, ये जो है ना आप लोग इन जो कॉन्सेप्ट्स को आप लोग ध्यान में ना रखें। मैंने जो आपको बताया था ना, प्रोडक्शन एरा आपको मैंने बताया था, उसके बाद सेल्स एरा, उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 4 थे मार्केटिंग एरा, और बाद में रिलेशनशिप एरा। ठीक है, आप लोगों ने उन चारों को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को उससे रिप्लेस कर लें। ठीक है, प्रोडक्शन एरा क्या होता है, ये प्रोडक्शन अप्रोच, सेलिंग अप्रोच, मार्केटिंग अप्रोच, और आपकी रिलेशनशिप अप्रोच, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशन, ये वो चीज़ है बेसिकली। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि जी ओवरऑल एज ए होल मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं आगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग, जैसे वो आपको मार्केटिंग की चौथी अप्रोच है, वो ये कहते हैं कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप सिर्फ कस्टमर से बिल्ड नहीं करना, आपने अपने सप्लायर जिससे आप चीज़ें खरीदते हैं, आपने उससे भी रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कस्टमर की ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत तो सप्लायर की भी है। कल को अगर अचानक आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है आपकी, तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो फिर सप्लायर से अच्छा टर्म होगा, तभी तो वो आपको प्रेफरेंस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तो फिर जो है आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपके पास टाइम पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके सप्लायर के साथ अगर अच्छा टर्म नहीं हो सकता, वो कहे भाई मैंने उधार में चीज़ें नहीं देनी, मुझे कैश चाहिए, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जरूरी है, वो उसके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सप्लायर के साथ भी अच्छे 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 रिलेशनशिप होने चाहिए आपके, आपके अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कि आपकी मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेशन होनी चाहिए।
جو چیز بنا رہے ہیں وہی چیز کمیونیکیٹ کرنی ہے، وہی چیز کسٹمر کو ڈلیور کرنی ہے، اوور پرومس نہیں کرنا. مطلب کہ آپ چیز موبائل بنا رہے ہو کہ میرا موبائل جو ہے نا اس کا جو ٹاک ٹائم ہے، وہ ٹاک ٹائم جو اس کا 20 گھنٹے ہے، ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ جس کا 15 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ بنا کچھ اور رہے ہیں، آپ کسٹمر کو بتا کچھ اور رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، انٹیگریشن ہونے چاہیے. اور جو چیز آپ اپنے ٹی وی کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے جو میسج آ رہا ہے، جب آپ اخبار کے ذریعے پروموٹ کریں اس سے بھی وہی میسج جانا چاہیے. جب آپ سوشل میڈیا پہ پروموٹ کریں اس سے بھی وہی میسج جانا چاہیے. کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی. ٹھیک ہے، سنرجی ہونی چاہیے، سنرجی. انٹرنل مارکیٹنگ، کہ آپ لوگ اپنے بزنس کو انٹرنل سے مراد اپنے ادارے کے اندر، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کے جو ہے نا وہ ادارے کے اندر بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں. اب اس میں دیکھیں جیسے آپ کا وہ ہے بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ ایک سے زیادہ پروڈکٹس بنا رہی ہوتی ہیں. جیسے وہ ایک ہم بات کہتے ہیں کہ جی ڈان ہے، وہ ڈان والے بریڈ بھی بنا رہے ہیں. ڈان والے جو ہے نا وہ بریڈ کے اندر بھی بڑے سائز کی بھی چھوٹے سائز کی بھی وہ پیکنگ میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہہ لیتے ہیں فار ایگزامپل جی وہ اپنا بٹر بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بٹر کے علاوہ وہ اپنا دودھ بھی بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب یہ اب یہ ایک ہی بڑے برانڈ کے آگے سب برانڈز ہیں. انٹرنلی بھی ایک دوسرے کو ان کی جو ہے نا آپس میں وہ مارکیٹنگ ہونی چاہیے. جیسے میں بڑی سادی سی ایگزامپل دے رہا ہوں، ویسے یہ تو بڑا بڑا ٹاپک ہے کہ جی بریڈ کے ساتھ آپ بٹر فری دیتے ہیں. اب دیکھیں بٹر بریڈ کو پروموٹ کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ بریڈ بٹر کو پروموٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کہ انٹرنلی بھی آپ لوگ اس کو پروموٹ کریں، اس کو آپس میں سنرجی رکھیں، آپس میں بلڈ کریں. پرفارمنس مارکیٹنگ میں کہ آپ کی پرفارمنس کا آپ نے اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلے میں فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کا بتاتا ہوں. تو آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے ریاست کو یعنی اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. آپ نے کسی قسم کی ٹیکس امبیزلمنٹ نہ کریں. آپ نے جو منیمم ویج ریٹ ہے، منیمم ویج ریٹ آپ کو پے کرنے چاہیے اپنے امپلائیز کو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اپنے جتنے ریسورسز ہیں، ریسورسز سارے ڈکلیئر کرنے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی میں کہ آپ معاشرے کے لیے کیا کام کرتے ہیں. جیسے آج کل کرونا ہے، تو کرونا میں جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، ان کو آپ لوگ کوئی ہیلپ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ہیلپ آؤٹ کیسے کریں کہ ان کے لیے آپ راشن پرووائڈ کر دیں. آپ ان کو کوئی جو ہے نا کسی کی بچی کے لیے اگر کوئی جہیز کا سامان، کوئی شادی کے خرچے وغیرہ ہیں، آپ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں. سوشل رسپانسبلٹی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ معاشرے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ سوشل رسپانسبلٹی میں جو بزنس زیادہ کام کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ برانڈ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ان کے بزنس کو فائدہ دیتا ہے ان کو. اچھا، اب نیکسٹ مارکیٹنگ مکس ہے. مارکیٹنگ مکس کی 4 P's آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، تو باقی جو ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی آئی گیس ڈسکس کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اس کے ٹوٹل 7 P's ہیں: پروڈکٹ، پرائس، پلیس، پروموشن. ٹھیک ہے، یہ تو 4 پہلے ہیں، آپ لوگوں نے پرنسپل آف مارکیٹنگ میں بھی پڑھے ہوں گے. 3 مزید جو اس میں ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں: پروسیس، پیپل اور فزیکل ایویڈنس. پروسیس سے مراد چیز بنتی کیسے ہے، چیز کے بننے کا پروسیس، چیز کے ڈلیور ہونے کا پروسیس، کمپلینٹ ہینڈلنگ کا پروسیس. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کہ اگر کوئی بندہ کمپلین کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، تو آگے سے آپ لڑنے تو نہیں لگ جاتے اس سے. یا اگر کوئی بندہ کمپلین کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو کوئی ایسا مشکل تو نہیں کہ جی 1 دبائیں 2 دبائیں فلان ڈپارٹمنٹ میں جائیں، فلان دفتر میں جائیں. ایسا تو نہیں ہے. جتنا مشکل ہوگا اتنا کسٹمر انوائڈ ہوگا. اس کا 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے کہ کسٹمر آیا، کسٹمر نے کمپلین کرنی، تو ایک ہی جگہ پہ وہاں پہ اس کا سارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پروسیس میں یہ چیزیں آئیں. اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ کھانے والی چیز ہے، تو صفائی کا کتنا خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے، کیا وہ ایسا تو نہیں کہ وہ بس ویسٹیج بھی سب کچھ اندر چل رہا ہے سارا، وہ مکھیوں وغیرہ کا خیال نہیں رکھا گیا، پروسیس آپ کا گندا تو نہیں ہے. پروسیس کے بعد آپ کا فزیکل ایویڈنس آ جاتا ہے. فزیکل ایویڈنس میں بھی یہی چیز ہے کہ جس جگہ پہ آپ سروس یا گڈس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کا فزیکل انوائرمنٹ کیسا ہے. لائک اگر ہم بات کرتے ہیں بیوٹی پارلرز میں، تو بیوٹی پارلرز میں 2 آپشن ہیں. ایک تو جگہ پنکھا ہلکا سا پرانا سا کوئی چلا دیں، وہ جو ہے نا پنکھا سے اتنا نہ چلے. گرمیوں میں اگر کوئی دلہن تیار ہونے کے لیے آئی ہے، تو جب تیار ہو کے فارغ ہو تب تک پسینے سے پھر اس کا برا حال ہو گیا ہو، سارا میک اپ خراب ہو گیا ہو. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی وہاں پہ AC لگا ہوا ہے تاکہ کوئی پسینہ وغیرہ نہ آئے، دلہن تیار ہو تو پراپر پتہ لگے تیار ہوئی ہے. اور وہاں پہ کوئی اچھی فریگننس ہونی چاہیے، اچھی خوشبو ہونی چاہیے. میوزک وغیرہ کے اگر کوئی معاملہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو نیچر آف بزنس پہ کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں جہاں پہ پروڈکٹ یا سروس ڈلیور کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہے پیپل، جو بندہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے.
سروس پرووائڈ کرنے والا جو بندہ ہے کہ وہ خود کیسا ہے. اگر جس طرح میں بھی پارلر کے ایگزامپل لے رہا تھا کہ جو خاتون ایک دوسری خاتون کو اگر پارلر میں تیار کر رہی ہے تو تیار کرنے والے کے پاس اگر پسینے کی اسمیل آ رہی ہے تو جو جس کو تیار کیا جا رہا ہے وہ تو آوازار ہوگی بیچاری کہ تو اس کے اپنے پاس سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, میرے لیے تو بیٹھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی 4 پیس سے 7 پیس پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جو پچھلے 4 پیس تھے وہ جو سروس سیکٹر ہے, جو انٹینجیبل آفرز ہیں ان کو پورے طریقے سے کور نہیں تھا کرتا. اس لیے آپ کے ایڈیشنل 3 پیس کے اوپر جانے کی ضرورت پڑی. پچھلے 4 پیس آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھے ہیں, اس لیے آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دیم, اور اس کو میں نے ڈسکس ہم نے بھی کیا ہوا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن ہوتا ہے آپ لوگ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں. ایڈیشنل 3 پیس فزیکل ایویڈنس, پروسیس اور پیپل. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ نوٹ کر لینے آپ نے اپنے پاس. اوکے, یہ اب مارکیٹنگ کے رائٹ اینڈ رانگ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو لیفٹ سائڈ پہ چیزیں لکھی ہیں وہ بیسیکلی کہہ لیں کرائم ہیں یا نیگلیجنسیز ہیں جو ہو سکتی ہیں. انہیں کو درست کر لیں تو آپ کے رائٹ سائڈ والے 10 پوائنٹس آپ کے کور ہو جاتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, جیسے دا کمپنی از ناٹ سفیشینٹلی مارکیٹ فوکس, کمپنی جو مارکیٹ فوکس اور کسٹمر فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بری چیز ہے. اب رائٹ سائڈ پہ ہیں تو اس کا نے بتایا کہ کمپنی نے سیگمنٹیشن کرنی چاہیے. سیگمنٹیشن سے مراد کمپنی کو آپ مارکیٹ کو آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں مختلف حصوں کے اندر. ٹھیک ہے, تاکہ اس کو جو ہے آگے اس کے اندر اوکے ہم بات کر رہے تھے. ہاں, کمپنی از ناٹ سفیشینٹلی, سوری میں ایک کال آگے سے چلا گیا تھا. دا کمپنی از ناٹ سفیشینٹلی مارکیٹ فوکس آن کسٹمر ڈریون. اوکے کہ جی کسٹمر اس میں فوکس نہیں ہے, کسٹمر فوکس نہیں ہے, تو اس کا سولوشن کیا ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ہے. دا کمپنی سیگمنٹ دا مارکیٹ, کمپنی اس کی سیگمنٹیشن کرے. سیگمنٹیشن میں آگے جا کے پڑھنے کہ کیا ہوتی ہے, مطلب آپ مارکیٹ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ فوکس ہو کے کام کر سکیں. کمپنی ڈز ناٹ فلی انڈرسٹینڈ اس ٹارگیٹڈ کسٹمر, کسٹمر کا نہیں پتا ہمیں کیا پسند ہے, اس کو کیا نہیں پسند, کتنے پیسے ہیں اس کے پاس, کتنے گھر میں اس کے افراد ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. اس کا سولوشن کیا ہے کہ کمپنی جو ہے نا کمپنی کو کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ, اس کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے, وہ اس کی منتھلی انکم کتنی ہے, یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے. دا کمپنی نیڈس ٹو بیٹر ڈیفائن اینڈ مانیٹر اٹس کمپیٹیٹرس, کمپنی کو جو ہے اپنے کمپٹیشن کا نہیں پتا کہ میرا مدد مقابل بندہ کون ہے, میرے سے کا کسٹمر کس کے پاس جا رہا ہے. یہ ایک بری چیز ہے. اس کا حل کیا کہ کمپنی کو اپنے کمپیٹیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے, اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کے پیسے کہاں پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے کمپیٹیٹر کا اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیس کیا ہے. The company has not properly managed its relationship with stakeholders. اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے اوپر میرے کمپنی کی ایکشن کا اثر ہو رہا ہے وہ ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے. جیسے یونیورسٹی کے اسٹیک ہولڈر کون ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, امپلائیز ہیں, ٹیچرز ہیں, اور جو روڈ سے لوگ گزر رہے ہیں وہ, کیونکہ جب روڈ کراس کرنا ہوتا ہے تو جو اسٹوڈنٹس نے تو جو لوگ گزر رہے ہیں وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر میں آتے ہیں. بچوں کے پیرنٹس سارے اسٹیک ہولڈر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کمپنی نے اگر اچھے تعلقات نہیں رکھے اپنے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ تو یہ بھی ایک خطرے کی جو ہے نا وہ علامت ہے. تو کمپنی کو جو ہے نا اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. The company is not finding not good in finding opportunities. کمپنیز جو نا اپرچونیٹیز کو جو فائنڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بری چیز ہے. اچھی چیز کیا ہے کہ نئی نئی اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ 4-5 ماہ پہلے جب یہاں پہ وہ اس کی اوپننگ ہونی تھی کرتارپور کوریڈور کی, تو اس سے پہلے یونیورسٹی آف نارول میں انہوں نے ہم نے کروایا تھا, کمپٹیشن کروایا تھا بابا گرو نانک کی اس کے اوپر, تعلیمات کے اوپر, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو. تو پھر جو ہے نا اس چیز کو کافی ریکگنیشن ملی تھی جب وہ رمیش سنگھ اروڑا اور ایم پی وغیرہ آئے تھے. اب کیا تھا, ایک اپرچونیٹی تھی کہ آگے ایک وہ بابا گرو نانک کا ایک کام ہونے والا ہے, ان کے حوالے سے ایک بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے. تو یونیورسٹی نارول نے اس چیز کو کیچ کر کے اس اپرچونیٹی کو یوز کیا اور اپنا ایک اچھا امیج بلڈ کیا. اگلا 6واں پوائنٹ ہے کہ جی کمپنی کی پلاننگ اچھی نہیں ہے. تو یہ بری چیز ہے, پلاننگ اچھی نہیں ہے تو پھر سارا کا سارا بیڑا غرق ہوگا پھر تو سارا. تو اس کا پھر حال کیا ہے کہ کمپنی کی پلاننگ اچھی ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا حالات آ رہے ہیں, ہمارے پاس کیا ریسورسز ہونے چاہیے, کیا ریسورسز نہیں ہونے چاہیے. جیسے اب دیکھیں امریکہ میں, اٹلی میں, وہ ایز اے ان کی پلاننگ خراب تھی ان کی, تو انہوں نے کیا پلاننگ صحیح نہیں کی, ان کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اب جو ہے
अब इसी को हम कंपनी के पर्सपेक्टिव में देखें, जिन लोगों ने अपने पास रिजर्व पैसे नहीं थे रखे हुए, उनको एम्प्लॉयज़ को फारग करना पड़ रहा है, उनको जॉब से निकालना पड़ रहा है। जिन लोगों ने इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रिजर्व पैसे अपने पास रखे हुए थे, तो उनको एम्प्लॉयज़ को फौरन फारग नहीं करना पड़ रहा, वो चाहे थोड़ी सैलरी दे के एम्प्लॉयज़ को रिटेन उन्होंने किया हुआ है। कंपनी के पास जो है अपनी वो पॉलिसीज क्लियर नहीं है, उनको कंफ्यूज हैं वो, ठीक है, ये बुरा पॉइंट है। अब अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी को जो है ना वो अपने वो होना चाहिए, पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, पता हो कि हमारा हम क्या चीज़ बनाते हैं, हमने किसको भेजनी है, हमारे टर्म एंड कंडीशन क्या है, कंप्लेन की टर्म एंड कंडीशन क्या है, अगर हमने किसी कोई चीज़ बेची है और कल को ख़राब होगी तो हम किस सूरत हाल में वो कंपनी का कसूर होगा और किस सूरत हाल में कंपनी का कसूर नहीं होगा। इसके बाद है कि जी कंपनी के पास जो है वो अपनी स्ट्रांग ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से इश्यूज हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग ब्रांड नहीं है, हम चीज़ अच्छी बना रहे हैं लेकिन अपने आप को प्रॉपर एज ए ब्रांड नहीं बना पा रहे, अपनी डिफरेंस अपनी अलग शनाख्त नहीं बना पा रहे। तो ये बुरी चीज़ है, कंपनी को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि अपने जो है मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अब एक स्ट्रांग ब्रांड बनाए, ठीक है, अपनी अलग से शनाख्त बनाएं, ताकि उस शनाख्त को हम लोग कैश करवा सकें। एक जिस तरह अब यूनिलीवर है, P&G है, पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांग ब्रांड बनाया हुआ है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यही चीज़ें बना रहे हैं, वो घर के इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे से इलाके में शुरू होते हैं, वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करते। ब्रांडिंग क्या होती है, ये हम अब आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। द कंपनी इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी एन इफेक्टिव एफिशिएंट मार्केटिंग। मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं है, वो जिसकी मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं है उसने जो है ना वो क्या काम करना है आगे। वो पंजाबी की एक मिसाल है, वो गंजी ने नहाना की थे वो ना की, ठीक है। एक बंदा जो गंजा है, उसने नहाने के बाद कंगी कंगी कैसे करेगा वो, ठीक है। सेम केस कि आपके जो है वो उसमें आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए, कि आपने जो चीज़ें बना रहे हैं उनको प्रॉपर प्रमोट करें। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि कंपनीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही, तो आपकी कंपनीज को टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ करना आना चाहिए, जैसे मैंने पहले वो ईंटों के भट्टे वाली मिसाल दी थी मैंने। अब इसके बाद जो लास्ट स्लाइड है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क की वो चीज़ें करेंगे सॉर्ट ऑफ समरी है चैप्टर की, कि डेवलपिंग मार्केट स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आप लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग सबसे प्लानिंग करते हैं कि हमने गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्यों हैं, और उनको पूरा कैसे करना है। कैप्चरिंग मार्केट इंसाइट, के हमने मार्केट इंसाइट का मतलब होता है कि सूरत हाल जांचना, इन्फॉर्मेशन लेना। मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है, ठीक है, आगे सूरत हाल किधर जा रहे हैं, हालात ख़राब हैं तो बेहतर कब होंगे, बेहतर हैं तो ख़राब कब हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट है कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना भाई। कस्टमर के साथ कनेक्ट रहने में कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए। जो बंदा कस्टमर के साथ, जो कंपनी कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं रहती, कस्टमर उसको छोड़कर किसी और तरफ चला जाता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अपने अपनी अलग शनाख्त बनाएं, ब्रांड्स बने, अपना अच्छा सा नाम रखें, अच्छी से कलर स्कीम रखें, अच्छे से अपने जो है ना वो शर्ट्स रखें, यूनिफॉर्म रखें, अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी से बिल्डिंग आप लोग चूज़ करें, वगैरह वगैरह। उसके बाद है शेपिंग मार्केट ऑफरिंग्स, कि आप लोग वो चीज़ बनाएं जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। ऑफर से मुराद कि आप जो कुछ चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, ऐसे ना बनाएं जिसको जो आप अच्छा बना सकते हैं, वो बनाएं जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। डिलीवरिंग वैल्यूज़, जब बना लें तो कस्टमर को डिलीवर भी अच्छे तरीके से करें, उसकी आसानी के मुताबिक डिलीवर करें, और कम्युनिकेट भी करें कस्टमर को, भाई हमने चीज़ बनाई है, इतने की हम बेचते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। और क्रिएटिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो प्लानिंग भी करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है आपने, ठीक है, लॉन्ग टर्म को ज़हन में रखना है आपने। ये चीज़ें आपके इसके हवाले से हैं, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ पे आपका, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।